वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है। इसके द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आजकल एजुकेशन ले रहे हैं, खास करके जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं, ये सारे लोग ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से ही अपना कोर्सेज कर रहे हैं। हम जो भी लोग इग्नो से अपना मास्टर डिग्री कर रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए ये इग्नो भी एक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम ही है, जिसके द्वारा आप लोग अपना एजुकेशन कंप्लीट कर पा रहे हो। इस वजह से जो भी लोग इग्नो से स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों को ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग समझने में बहुत ही आसानी होगी। आप लोग इसको समझते भी है, सिर्फ हमें इसे बुक्स के भाषा में इसे समझना होगा कि इसका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और आखिर में हम इसका कुछ क्रिटिकल इश्यूज भी जानेंगे। यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोसेस के बारे में ओवरऑल क्या क्या है, ये सारे चीज़ों के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को हम किस तरीके से डिफाइन कर पाते हैं। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इज एन अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग दैट ऑफर्स ओपन एंड फ्लेक्सिबल एक्सेस टू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू एनीवन एवरीवेयर एंड एट एनी टाइम। ये जो चीज़ है ये आप लोगों को थोड़ा याद रखना होगा। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ओडीएल, अगर इसको हम शॉर्ट में कहें, इसको हम ओडीएल कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जगहों पर आपको ओडीएल मिलेगा। ओडीएल का मीनिंग है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एक ऐसा अप्रोच है, एक ऐसा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जहाँ पर आपके लिए सारे चीज़ें ओपन करके दी जाती है और यहाँ पर चीज़ें बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, जो मेनली लर्नर सेंटर्ड होता है। यहाँ पर आप ये ओपन क्यों है, क्योंकि इसको आप कोई भी इंसान इससे कर सकता है, यहाँ से स्टडी कर सकता है, किसी भी जगह से कर सकता है और किसी भी वक्त कर सकता है। यानी कि ये एक फ्लेक्सिबल लर्निंग प्रोसेस है जहाँ पर आप चीज़ें बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाओगे और आपको आपके टाइमिंग के हिसाब से आप पढ़ सकोगे। ये मेनली जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, जिनके पास इतना वक्त नहीं होता है, बिजी शेड्यूल होता है, वो सारे लोग ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोसेस से अपना एजुकेशन कंप्लीट कर पा रहे हैं। जैसे आप लोग जो भी इग्नो से कर रहे हो, ज़्यादातर लोग जॉब ओरिएंटेड ही है। इस वजह से आप लोग ये मेथड चूज़ किए हो ताकि आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल तरीके से चीज़ें स्टडी कर पाओ और आप लोगों का जो नॉलेज है वो भी इम्प्रूव होती रहे। इस वजह से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम को समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये आजकल हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रख रहा है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के साथ साथ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखा जा रहा है। यहाँ पर जो टीचर होता है, टीचर और लर्नर मेनली सेपरेटेड रहते हैं। इन दोनों में आपस में कोई मिलाव होता ही नहीं है, ये स्पेस और टाइम के हिसाब से सेपरेटेड होते हैं। ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मेनली हमारा जो ब्रिज बनता है हमारे लिए, कि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है इसमें एक ब्रिज बनता है। जो भी लोग रेगुलर मोड से अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए एक ब्रिज बनता है लर्निंग को, एजुकेशन को कंप्लीट करने में। और यहाँ पर मेनली कुछ स्पेशल मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है सेल्फ लर्निंग के लिए, ताकि जो भी स्टूडेंट ओपन एंड डिस्टेंस मोड से अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हो, ताकि उनको सेल्फ स्टडी करने में बहुत ही आसानी हो। यहाँ पर मेनली मीडिया के ज़रिए, जैसे प्रिंट मीडिया हो सकता है, टीवी, रेडियो, सैटेलाइट, वीडियो, यूट्यूब, ये सारे जगहों से, इन सारे तरीक़ों से आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग में हम किस तरीके का फीचर्स देख पाते हैं। यहाँ पर हम सेपरेशन ऑफ टीचर एंड लर्नर देखते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, यूज ऑफ टेक्निकल मीडिया, प्रोविजन ऑफ टू वे कम्युनिकेशन, सेपरेशन ऑफ लर्नर फ्रॉम पीयर ग्रुप, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन और इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्नर और स्टूडेंट ऑटोनॉमी। ये सारे चीज़ें अब थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर जब सेपरेशन ऑफ टीचर एंड लर्नर की बात करें,
यहाँ पर मेनली स्टूडेंट और लर्नर दोनों सेपरेटेड रहते हैं, क्योंकि ये एक डिस्टेंस एजुकेशन का मूड होता है जहाँ पर लोग घर में बैठ कर ही अपना प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि सेल्फ स्टडी करते हैं। इस वजह से स्टूडेंट और टीचर के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बीच इंटरेक्शन ही नहीं होता है। यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए टीचर और लर्नर के बीच में कम्युनिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन बहुत ही कम देखा जाता है। जैसे अगर हम इग्नो की बात करें, यहाँ पर हम फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत कम देखते हैं। थोड़ा बहुत टाइम आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे हम रेगुलर मोड में देखते हैं इस तरीके से हमारा टीचर और लर्नर के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है। फिर देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर जो भी लोग ओपन एंड डिस्टेंस मोड से अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से तो कर रहे हैं। जैसे आप लोग इग्नू से अपने मास्टर्स कंप्लीट कर पा रहे हो। अगर आप लोग इग्नू से अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हो, यानी कि ये आपके लिए एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, इसका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी होगा। इस वजह से आप लोग इसके जो भी क्राइटेरिया है, इसके जो भी नॉर्म्स रेगुलेशंस है, इससे आप लोग इन्फ्लुएंस होंगे। वो किस तरीके से अपना करिकुलम डिज़ाइन करेगा, डेवलप और डिलीवर करेगा, आपका जो एजुकेशनल कंटेंट है, ये सारी चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से एजुकेशन में आपका ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर यूज़ ऑफ टेक्निकल मीडिया, यानी कि हम ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में टेक्निकल मीडिया पे ऊपर यानी कि टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। हम कोविड के पीरियड से ही हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एजुकेशन के लिए। आज जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी यूट्यूब में देख रहे हो, जहाँ पर आप लोग इंटरनेट के ज़रिए ये सारे चीज़ें एक्सेस कर पा रहे हो, यानी कि आप लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये सारे स्टडी कर रहे हो। इस वजह से हम जब भी ओपन डिस्टेंस लर्निंग की भी बात करते हैं, यहाँ पर टेक्निकल मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। जैसे इग्नू अपना मटेरियल्स प्रिंटेड फॉर्म में घर में भेजता है, या फिर आप ई ज्ञान कोश का यूज़ करके वहाँ से आप लोग मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर इग्नू का चैनल भी है जहाँ पर आप लोग वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हो। यहाँ पर ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मल्टीमीडिया रिसोर्सेस है, जिसके द्वारा आप मटेरियल ले सकते हो। यहाँ पर इग्नू का आप लोग वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पर ज्ञान दर्शन बोल के एक चैनल भी है जहाँ पर आप लोग ये सारे चीज़ें देख सकते हो। लेकिन ये सारे जो भी वीडियोज़ है ये बहुत ही आउटडेटेड होते हैं, जिसके वजह से आप लोगों को समझने में भी थोड़ा दिक्कत होती है। फिर हम देखते हैं प्रोविज़न ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन यानी कि टीचर और लर्नर के बीच में भी हम कम्युनिकेशन देखते हैं। यहाँ पर फिजिकली हम सेपरेट होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकली हम एक दूसरे के साथ एंगेज होते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे ईमेल के द्वारा, फोरम्स के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन टूल्स जैसे जूम हो गया, गूगल मीट, ये सारे चीज़ों के द्वारा हम अपने एजुकेटर्स से कम्युनिकेट रहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है, आप लोग कमेंट बॉक्स पे आपका जो भी सुझाव है या फिर क्या मटेरियल चाहिए ये लिख सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो मेरा। इस तरीके से हमारे बीच में टू वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर आपके साथ मेरा कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप टेलीग्राम और कमेंट बॉक्स के द्वारा आप मुझसे जुड़ सकते हो और आप अपना जो भी चीज़ें चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, ये सारे चीज़ें मुझसे शेयर कर सकते हो। फिर हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ लर्नर्स फ्रॉम पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप यानी कि फ्रेंड्स। यहाँ पर हम मेनली लर्नर का सेपरेशन देखते हैं अपने दोस्तों के साथ। आपके साथ सेम ईयर में कौन से लोग एडमिशन ले रहे हैं आपको कुछ मालूम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। रेगुलर मूड में जिस तरीके का क्लासेस होते हैं उस तरीके का क्लासेस भी नहीं हो रहे हैं। इस वजह से हमारा पीयर ग्रुप से भी सेपरेशन होता है। हम सेल्फ स्टडी करते हैं और दोस्तों के साथ हमारा इंटरेक्शन भी नॉर्मली नहीं होता है। यहाँ पर ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को भी प्रोमोट करते हैं, यानी कि यहाँ पर एजुकेशन का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है यही भी बहुत आगे बढ़ता है। यहाँ पर हम मेनली स्टैंडर्डाइज कंटेंट क्रिएशन देखते हैं, ऑटोमेटेड असेसमेंट भी देख पाते हैं। यहाँ पर
एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस भी देखा जाता है, जो हमें एक इंडस्ट्रियल अप्रोच ऑफ एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ाता है। यहाँ पर मेनली चीज़ें कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी और स्केलेबिलिटी भी हम देख पाते हैं। अब देखते हैं इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्नर और स्टूडेंट ऑटोनॉमी। यहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन में हम इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्नर देखते हैं, यानी कि जो भी लर्नर है, स्टूडेंट है, वो खुद ब खुद ही स्टडी कर रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट ऑटोनॉमी की बात किया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने ओन पेस पे वो किस तरीके का रिसोर्सेस ये यूज़ करेगा, ये सारी चीज़ें वो खुद ब खुद ही सिलेक्ट करता है। जैसे आप लोगों ने अपना जो मटेरियल है मेरे इस चैनल से देखने के लिए आप लोगों ने डिसाइड किया है, इस वजह से आप लोग इस चैनल से चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर और सारे जो स्टूडेंट है वो अगर और कोई चैनल या फिर इग्नो का जो ऑफिशियल चैनल वहाँ से अगर मटेरियल कलेक्ट करना चाहता है या फिर स्टडी करना चाहता है तो वो लोग वहाँ से देखेंगे, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बुक से स्टडी करना चाहेंगे। इस वजह से यहाँ पर स्टूडेंट ऑटोनॉमी दी जाती है कि आपको कौन सी जगह से, कौन सी प्लेटफॉर्म से आप लोग नॉलेज गेन करोगे, ये इसके कोई बाउंड्री नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट को कंट्रोल नहीं किया जाता एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा। जैसे अगर हम रेगुलर मोड की बात करें तो आपको वहाँ से ही नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा, रेगुलर क्लासेस करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बाउंड्री नहीं होता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि हम क्या क्या बेनिफिट्स देख पाते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा। यहाँ पर पहला जो बात है वो है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सेस कर पाते हैं। यहाँ पर हमारा जियोग्राफी के बेसिस पे, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन के बेसिस पे, या फिर अगर हमारा कोई भी और अदर कॉन्स्ट्रेंट हो, इन सारे चीज़ों के बावजूद भी हम चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि ये मेनली बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। यहाँ पर हम फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात करते हैं, यानी कि स्टूडेंट अपने ओन पेस पे स्टडी कर पाता है। यहाँ पर जो भी लोग मेनली वर्किंग एडल्ट्स है, जो जॉब कर रहे हैं, जो पेरेंट्स है, या फिर जिनका बिजी शेड्यूल है, ये सारे लोग अपने फ्लेक्सिबल तरीके से अपने ओन पेस पे ओपन एंड डिस्टेंस सिस्टम से अपना स्टडी कंप्लीट कर पाते हैं। यहाँ पर हम इंक्लूसिविटी भी देखते हैं, यानी कि बहुत सारे डाइवर्स तरीके के लर्नर्स यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, वो अपने नीड बेस के स्टडी कर रहे हैं। आप लोग अगर कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई बैचलर्स कर रहा है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा है, अपने हिसाब से चीज़ें स्टडी कर रहा है। यहाँ पर जो भी डिफरेंटली एबल इंडिविजुअल्स है उनके लिए भी स्पेशल कोर्स तैयार की जाती है। फिर यहाँ पर हम इम्पोर्टेंस में देखते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना स्किल्स बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए स्टडी कर रहे हैं। ये सारे लोग मेनली ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम से ही अपना एजुकेशन आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि उनका नॉलेज भी बहुत आगे जाए, ताकि वो लोग अपने पर्सनल ग्रोथ और अपना एम्प्लॉयबिलिटी पे को एनहांस कर पाए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कॉस्ट इफेक्टिविटी। यहाँ पर जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, यहाँ पर ज़्यादातर हम देखते हैं कि यहाँ पर पैसे बहुत कम लगते हैं, यानी कि पैसों की भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ पर उनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें बहुत कम हो जाती है एजुकेशन सिस्टम का। इस वजह से वो लोग अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कम पैसों में अपना कोर्सेज प्रोवाइड कर पाते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होना। यहाँ पर मॉडर्न वर्कफोर्स की भी बात किया जाता है कि घर में बैठ के अपना काम करे, स्टडी करे। इसके साथ लोगों का प्रोडक्टिविटी भी बहुत आगे बढ़ता है। यहाँ पर ग्लोबल रीच भी है। जैसे अगर हम इग्नो का एग्जाम्पल लें, इग्नो आजकल बहुत सारे कंट्रीज़ में भी अपना ब्रांचेस खोल ली है। वहाँ से स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो भी स्टूडेंट है वो इंडिया में आने की ज़रूरत नहीं है, इस इंस्टीट्यूट पे उनको आने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वहाँ से बैठकर वो लोग स्टडी कर रहे हैं और एग्ज़ाम टाइम टू टाइम दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा लोगों तक ग्लोबली पहुँच पा रहे हैं, जो हमारा क्रॉस कल्चरल बाउंड्री चेंज कर रहा है। यहाँ पर हम सेल्फ मोटिवेशन देखते हैं, यानी कि अगर कोई भी
स्टूडेंट ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में अपना एडमिशन लेगा तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसको सेल्फ मोटिवेशन के ज़रिए ही अपना एजुकेशन कंप्लीट करना पड़ता है। यहाँ पर क्रिटिकल स्किल वो अपना डेवलप कर सकता है और यहाँ पर इंडिपेंडेंट लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट भी आपको देख पाते हो, यानी कि आप अपने सेल्फ मोटिवेशन से ही आपका एजुकेशन कंप्लीट करते हो। यहाँ पर इनोवेशन की भी बात की जाती है, यानी कि यहाँ पर जो भी मटेरियल्स है वो क्रिएटिव तरीके का बनाई गई है ताकि स्टूडेंट का क्रिएटिविटी को एनहांस किया जाए, लोगों का जो इनोवेशन का ड्राइव है वो भी ज़्यादा एनहांस कर पाए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं स्केलेबिलिटी, यानी कि यहाँ पर एक स्केल यूज़ किया जाता है जिसके द्वारा लोगों का जो एजुकेशन है उसको मेज़र किया जाए कि लोगों ने कितना सीखा है, उनको डिग्रीज भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो लोग इस डिग्रीज को यूज़ कर पाए अपने फ्यूचर लाइफ में। जैसे आप लोग अब एमए कर रहे हो, यानी कि आपको एमए के एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि आपने कितना स्टडी किया है और आपका मेज़र किस तरीके से हुआ, आपको फर्स्ट डिवीज़न मिला है, सेकंड डिवीज़न मिला है या फिर थर्ड डिवीज़न मिला है। ये सारी चीज़ें हमारा स्केलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखते हैं क्रिटिकल इश्यूज इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में हम बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज भी देखते हैं जिन्हें हमें टैकल करना पड़ता है। यहाँ पर मेनली हम 6 इश्यूज़ की बात करेंगे। यहाँ पर हर इश्यूज़ में हम अलग अलग पार्ट से इनको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को समझने के लिए। यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि क्या क्या क्रिटिकल इश्यूज़ हम देखेंगे इक्विटी एंड एक्सेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन, क्वालिटी कंसर्न और आखिर में देखिए रिसर्च इन ओपन एंड डिस्टेंस सिस्टम। यहाँ पर जब हम इक्विटी एंड एक्सेस की बात करते हैं, ये यहाँ पर हर कोई ये एजुकेशन में अपना एक्सेस कर पाएगा। ये फिजिकल जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से भी आप लोग इसको एक्सेस कर पाओगे। इसके लिए किसी के लिए कोई बाउंड्री यहाँ पर तैयार नहीं की गई है। इस वजह से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में हमारा इक्विटी और एक्सेस का भी एक कंसर्न होता है जिसके द्वारा हम अपना एजुकेशन कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये हर जगह पर जियोग्राफी के बेसिस पे, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ पीपल है जिनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है वो भी यहाँ से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम से अपना एजुकेशन कंप्लीट कर पा रहे हैं। इस वजह से लोगों के बीच में एक इक्वालिटी का सिचुएशन हो रहा है। फिर यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजी है जिनको यूज़ करके हम इक्विटी और एक्सेस को और बढ़ा सके। जैसे अगर हम लो कॉस्ट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन की बात करें, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर वीडियोस तैयार करना लर्नर्स के लिए जिससे वो लोग एक्सेस कर पाए। फिर यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, लोगों को एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करना डाइवर्स लर्नर के नीड के हिसाब से। अब देखते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस यानी कि हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है स्टडी करने में। लेकिन अगर हम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात करें, यहाँ पर डिजिटल रिसोर्सेस यूज़ करके हम अपना जो कॉस्ट है वो बहुत कम कर पाते हैं। यहाँ पर हम लो कॉस्ट से भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है? यहाँ पर हम लो कॉस्ट यूज़ करके अपना एजुकेशन कंप्लीट कर पाते हैं। यहाँ पर रिसोर्सेस भी बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी हो सकता है हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस को और कम करने के लिए? यहाँ पर हम डेवलप कर सकते हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की। यहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और रिसोर्सेज जो है वो भी हम शेयर कर सकते हैं। फिर देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से हमारे लिए इशू बन सकता है। यहाँ पर अगर हम इशू की बात करें तो हमारा टेक्नोलॉजी बहुत ही रैपिडली चेंज हो रहा है। इस वजह से हमें टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। अगर हम पीछे रह गए, हमारा एजुकेशनल सिस्टम
पहले ज़माने की ही रह गया है और हमारा टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया है, तो ये चीज़ आउटडेटेड हो जाएगा और इररिलेवेंट हो जाएगा। इस वजह से हमारा जो टेक्नोलॉजी है, इसको हमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है हमारी एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ से हम हाई क्वालिटी कंटेंट भी ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल्स भी पा सकते हैं। यहाँ पर हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि हम रेगुलर बेसिस पे अपना टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करते रहे। यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूट है वो अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर इन्वेस्ट करे और डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करे, ताकि जो भी एजुकेटर्स है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो अपने आप को अप टू डेट पाए, और जो भी एडुकेटर्स है यानी कि जो भी शिक्षक है, जो टीचर्स है, उनको भी अप टू डेट रखे टेक्नोलॉजी के हिसाब से। यहाँ पर नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन की भी बात की जाती है, यानी कि यहाँ पर नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें एजुकेशन को आगे बढ़ाना है और लोगों का जो आइसोलेशन है यानी कि अकेलापन है उसको दूर करना है, तो हमें कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि हम वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लोगों को जुड़े। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है उनको गूगल मीट, जूम, इन सारे चीज़ों से क्लास करवा कर उनको इकट्ठा करे, यानी कि जो उनका नॉलेज है वो भी शेयर कर पाए, उनको नॉलेज शेयरिंग को प्रमोट करना चाहिए। इस तरीके से हमारा जो एक कम्युनिटी है लोगों के बीच में, या फिर जो भी स्टूडेंट्स है, उनको कोलैबोरेट करना चाहिए, ताकि उनका जो एजुकेशन है वो और भी एनहांस हो सके। फिर यहाँ पर है क्वालिटी कंसर्न, यानी कि हम जब भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ पर क्वालिटी बहुत ही एक बड़ा मैटर होता है। यहाँ पर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि डिस्टेंस मोड पे जो भी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता है। इस वजह से क्वालिटी के बारे में भी हमारा थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन जब हम एजुकेशनल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी का एजुकेशनल मटेरियल्स आपके पास हो, आपका जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है वो भी अगर अच्छा हो, तो ये बहुत ही वैल्यूएबल होता है। तो इसको हमें ये क्वालिटी कॉन्सर्न्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको डेवलप करना चाहिए एक एक्यूरेट फ्रेमवर्क, यानी कि एक ऐसा फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहिए ताकि क्वालिटी बजाय रहे। यहाँ पर स्टैंडर्ड चीज़ों को यूज़ करना चाहिए और इवैल्यूएशन सिस्टम इस तरीके का होना चाहिए कि वो पूरे कोर्स को कवर करे। जैसे हम अगर इग्नो की बात करें तो वो लोग पहले आप लोगों को देते हैं असाइनमेंट्स, यानी कि असाइनमेंट इस तरीके से देते हैं ताकि आप लोगों को पूरा बुक पढ़ना हो। अगर आप लोग पूरा बुक पढ़े तब भी आप लोग असाइनमेंट अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। और उसके साथ आप लोगों को दिया जाता है लास्ट में एग्ज़ाम, जहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चंस भी इसी तरीके से बड़े बड़े दिए जाते हैं ताकि आप लोग ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के हिसाब से आपके घर में आपका नॉलेज किस तरीके से डेवलप हुआ है इसके बारे में वो जान पाए। इसलिए हमारा जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा क्वालिटी को चेक करने में। फिर जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है रिसर्च इन ओडीएल सिस्टम, यानी कि रिसर्च इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। यहाँ पर हम रिसर्च के द्वारा हमारा जो भी एजुकेशनल सिस्टम है उसका इफेक्टिवनेस, उसका पेडागोजी, उसका इमर्जिंग चैलेंजेस, ये सारे चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। यहाँ पर इन सारी चीज़ों को जानने का हमारा इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम ये सारी चीज़ें जानें तभी हम समझ सकते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम है, ये कितना अच्छा है, ये क्या हमारा लर्नर और एडुकेटर्स का जो भी मोटिव है उसको फुलफिल कर रहा है, उनको क्या स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है। ये सारे चीज़ें हम रिसर्च के द्वारा ही समझ सकते हैं। तो हमारा स्ट्रेटजी बेसिकली क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमें रिसर्च इनिशिएटिव को प्रमोट करना चाहिए। यहाँ पर हम रिसर्च सेंटर भी स्थापित करना चाहिए इंस्टीट्यूट के द्वारा। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम को रिसर्च में रखना चाहिए ताकि इसको इम्प्रूव कर पाए। और यहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट को फंडिंग करना चाहिए ताकि उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले रिसर्च करने में और क्वालिटी को और बेहतर करने में। तो आज का ये जो क्लास है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।